हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल CPK मैथ्स पर। और आज हम लोग देखने वाले फिजिक्स के मस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव देखेंगे। सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न। अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो है स्थित वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें हम लोगों को पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश क्या है। देखो, सारे क्वेश्चन को हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखे हैं अपने कैटेगरी में, और वहीं आपको रोज़ 10 गो 8 गो 9 गो 10 गो के अंदर ही बताएंगे। रोज हर रोज़ 10 मिनट 15 मिनट मेरा वीडियो रहेगा। तो यहाँ पर विद्युत आवेश क्या है, इसके दो गुणों को लिखें। ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। विद्युत आवेश क्या है, इसके दो गुणों को लिखें। कितने गुण लिखने हैं? 2 गुण। विद्युत आवेश, जैसा कि हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दर को विद्युत आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दर को विद्युत आवेश कहा जाता है। तो यानी यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग की है अपनी परिभाषा। लिखी है क्या? विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होता है। बहुत आसान परिभाषा है, इससे आसान परिभाषा कोई नहीं लिखवा सकता है। यानी विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। अथवा दूसरा परिभाषा लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दर को विद्युत आवेश कहा जाता है। जिस तरीका से हम लिखें वैसे ही आप एग्जाम में लिखोगे तो एक भी नंबर कटने वाला है वो नहीं। वैसे हालांकि क्वेश्चन मत लिख देना, आंसर यहीं से आंसर लिखना, यहाँ से आंसर लिखना शुरू करना। तो अब देखो यहाँ आगे, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दर को विद्युत आवेश कहा जाता है। Q बराबर होता है प्लस माइनस एनी। अब ये Q क्या है? अब ये Q क्या होता है? तो Q आवेश होता है। ये E क्या होता है? तो E इलेक्ट्रॉन होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर। और ये N क्या है भैया? पूर्णांक संख्या। इसके बारे में आगे हम बता देंगे। यानी अब विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। या विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दर को विद्युत आवेश कहा जाता है। अब इसके दो गुण क्या है? विद्युत आवेश योगात्मक होता है। दूसरा गुण, विद्युत आवेश संरक्षित होता है। यानी कि इसको न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। विद्युत आवेश संरक्षित होता है। और विद्युत आवेश क्या होता है? योगात्मक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा सेकंड पर। सेकंड, आवेश के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं? आवेश के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं? तो आवेश का क्वांटमीकरण, किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान से देखना, किसी आवेशित वस्तु पर, कोई एक वस्तु है, इस पर आवेश है, तो वैसा आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन आवेश का गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश का गुणज होता है। ध्यान से देखिए क्या लिखे, लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना भैया? कोई कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश, ये हमारा अलग लैंग्वेज हो गया। किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन आवेश का गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश का क्या होता है? गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज यानी कि 1 से 2 से 3 से पूर्णांक संख्या। पूर्ण मतलब पूर्णांक संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। एक बार फिर से परिभाषा पढ़ देते हैं। किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत भी कहा जाता है। कहीं कहीं सिद्धांत देता है, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है या इसे क्या समझते हैं, सिद्धांत भी दे सकता है। यानी अर्थात देखिए तो किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस एनी। अब Q क्या है हमारा आवेश? एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
और n क्या होता है हमारा पूर्णांक संख्या 1 2 3 4, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या, पूर्ण गुणज है तो पूर्ण संख्या। आई होप आप समझ पा रहे हो क्वांटमीकरण। अब आगे थर्ड क्वेश्चन पर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आवेश संरक्षण सिद्धांत। अभी बोलते हैं ना आवेश संरक्षी होते हैं, आवेश संरक्षी यानी न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। आवेश संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। और यानी आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, जिसे आवेश संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि आवेश संरक्षण सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार पढ़ते हैं हम, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार विद्युत आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, जिसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर, वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है क्यों? सीधा सा समझ लो, हम बातें समझ रहे हैं, समझा रहे हैं आपको परिभाषा लिखने से पहले। आपको पता है कि वायुमंडल में हमारे बादल हैं, वायुमंडल में हमारे छोटे छोटे धूलकण हैं, यानी बहुत सारे चीज़ें हैं हमारे। तो ये क्या होते हैं, आपस में टकराव उत्पन्न करते हैं, टकराते हैं। और जब आपस में टकराते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि आवेश टकराने से, घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है। तो जब आवेश उत्पन्न होता है तो जरूरी सी बात है कि उदासीन नहीं होगा। अब देखो, वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है क्यों? वायुमंडल में अनेकों घटनाएं घटती रहती है, वायुमंडल में अनेकों घटनाएं घटती रहती है, जैसे बादलों को टकराना, कणों या धूल कणों को टकराना आदि। इन घटनाओं के कारण वायुमंडल में सदा आवेश बना रहता है, इसलिए वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है। बातें फिर से हम बता रहे हैं, वायुमंडल उदासीन क्यों नहीं होता है। देखो, आप जानते हो आवेश किसे कहते हैं, घर्षण से उत्पन्न जो भी होता है उसे आवेश कहते हैं। तो हमारे वायुमंडल में जितने भी धूल कण हैं, हमारे बादल हैं, ये आपस में टकराते हैं। तो जब टकराते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है, और जब आवेश उत्पन्न होता है तो आवेश के कारण वायुमंडल उदासीन कहाँ रहेगा भैया, उदासीन नहीं रह सकता है। तो यानी वायुमंडल में अनेकों घटनाएं घटती रहती है, जैसे बादलों का टकराना, कणों या धूल कणों को टकराना आदि। इन घटनाओं के कारण वायुमंडल में सदा आवेश बना रहता है, इसलिए वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है। आगे हम देखते हैं शक्ति गुणांक क्या है। शक्ति गुणांक या शक्ति गुणक भी किसको कहते हैं, शक्ति गुणक भी इसको कहते हैं। तो ये शक्ति गुणांक क्या है, हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं ये शक्ति गुणांक के बारे में। ठीक है, फिजिक्स बहुत आसान है यार। किसी विद्युत परिपथ के वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति, देखो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहा जाता है। अरे बाप रे, कितना आसान क्वेश्चन है। शक्ति गुणांक क्या है, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। नॉर्मल सा परिभाषा, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात को शक्ति गुणांक कहा जाता है। छोटा सा अच्छा दिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए बढ़ा दिया गया है कि किसी विद्युत परिपथ में वास्तविक शक्ति, में कहो या के कहो, अभी नहीं कि के लिखल है तो बोलना कि सर में पढ़ रहे हैं। किसी विद्युत परिपथ के वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात शक्ति गुणक या शक्ति गुणांक कहा जाता है, या कहते हैं। आप लिख सकते हैं किसी विद्युत परिपथ के वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को विद्युत शक्ति गुणांक या शक्ति गुणक कहा जाता है। अर्थात शक्ति गुणांक बराबर वास्तविक शक्ति बटा में आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति बटा में आभासी शक्ति। एक नोट पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना आप, शक्ति गुणांक का जो संख्यात्मक मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। शक्ति गुणांक का संख्यात्मक जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। ओके, शक्ति गुणांक क्या होता है, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहा जाता है। शक्ति गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। शक्ति गुणांक बराबर वास्तविक शक्ति बटा में आभासी शक्ति। आप तो लिख लोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी लिखने में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट।
6 पर। अब ये 6 क्या है भैया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे हम लोग। तो अब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है भाई, जरा बताए कोई बच्चा, कोई बंधु में, कोई मेरे प्रिय। विद्युत शक्ति, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इसके इकाई मात्रों को लेके बहुत आसान है। हम हर जगह से परिभाषा निकाले, हमको कहीं नहीं निकला, खुद से देखना पड़ा। विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश, देखो द्विध्रुव जो होता है दो बिंदुओं के बीच का आवेश होता है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, द्विध्रुव। तो कोई एक आवेश ले लो, कोई एक आवेश, और उसके दोनों बीच की दूरी, दोनों बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जैसे बातें समझ रहे हो मेरे, कोई आवेश है, कोई आवेश है प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दोनों के बीच की दूरी होगी ना, तो विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बहुत आसान डिफिनेशन है। किसी विद्युत आवेश और इन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मेरी बातें, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो बहुत बेहद की बातें हैं, बहुत खुशी की बातें। विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यानी द्विध्रुव गुण यानी P बराबर Q गुने 2L, P बराबर Q गुने 2L, जहाँ Q आवेश और L क्या है, दूरी हो। आवेश और दूरी के बीच के गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ऐसे भी बोल सकते हो, आवेश और दूरी के बीच के गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कोई विद्युत बहुत आसान है, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। या कोई P बराबर लिखता है 2QL, तब का भैया गुणा करब तब का आ जाए 2QL 2QL न आई। ठीक, तो अब चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मिटा दे, इरेज कर दे रहे हैं, हाँ इरेज हो गया। अब आगे बढ़ेंगे 6 के बाद, हाँ कुछ इसमें हैं और समझ लेते हैं। अभी तो परिभाषा हुआ एसआई मात्रक, तो इसमें कुछ एसआई मात्रक जो विद्युत द्विध्रुव का गुण एक सदिश राशि होता है, ठीक है, जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये देखो आपके ऑब्जेक्टिव के काम आ सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव गुण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है। विद्युत द्विध्रुव गुण एक क्या कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। कूलम्ब मीटर देखो इम्पोर्टेंट, ये मस्ट इम्पोर्टेंट, मस्ट कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पढ़िए ना, ये उकरो से इम्पोर्टेंट है। कूलम्ब मीटर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। आई होप आप समझ पा रहे हो। जब आगे बढ़ेंगे हम सारे को नोट्स बनाओ, आपके लिए ही बोल रहे हैं हम। 7 विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके 2 गुणों को लिखें। देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं दोनों एक ही चीज़ होता है। क्षेत्र का है या बल कहे या बल कहे, दोनों एक ही बात है, बल दोनों एक ही बात है। आज मेरा कलम काम नहीं कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके 2 गुणों को लिखें। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वैसी वक्र रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। विद्युत क्षेत्र एक प्रकार की वक्र रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। एक बार फिर से जैसे हम बातें समझा रहे हैं, जैसे मान लो पहले समझा रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो इसके बिंदु पर खींची गई वैसी स्पर्श रेखा जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कही जाती है। ध्यान दो, वैसी वक्र रेखा जिसके किसी एक बिंदु पर, ये बिंदु
जिसके किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कही जाती है या विद्युत बल रेखाएं कही जाती है। बहुत आसान है। वैसी वक्र रेखा जिसके किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा दर्शाती हो या व्यक्त करती हो, उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कही जाती है। कितना आसान है भैया, जितना सोच से भी आसान है। फिजिक्स वाकई आसान है, फिजिक्स भी आसान है, मेरे लिए सब कुछ आसान है। अब आपके लिए क्यों नहीं, अब क्या पता। पढ़ोगे तो सब आसान लगने लगेंगे, नहीं पढ़ोगे तो काम खत्म ही हो जाएगा। यानी कि वैसी वक्र रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं कही जाती है। इनके गुण, इसके दो गुण विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पहला गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होता है धन आवेश से प्रारंभ होता है, ऋण आवेश पर समाप्त होता है। ये तो 10 क्लास में पढ़े थे हम। कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये एकदम 10 क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे अपने क्वेश्चन को। आगे क्या है भैया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, इसके साई मात्रक के विमीय सूत्र को लिखें। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अभी विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़े है ना पिछले क्वेश्चन में। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है। तो एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। ये तो और ही आसान है। यानी E बराबर F बटा में Q, यानी बल और आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाती है। बल और आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र तीव्रता, आसान डेफिनेशन है। E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा में Q, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा में Q। आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। एकांक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि Q नीचे है तो एकांक बोला ही जाएगा। एकांक मैंने बोला ही जाएगा क्यों, तो यानी यहाँ से एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, यानी कि यहाँ पर आप एक भी डिफिनेशन क्रिएट कर सकते हो कि बल और आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाती है। या बोल सकते हो एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। यानी ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा में क्यू। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, वेक्टर यहाँ दे देना। एफ क्या है, विद्युत बल, वेक्टर दे देना यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्यू क्या है, विद्युत आवेश है। कितना आसान है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का SI मात्रक क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का SI मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, यानी N/C। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो सब में मिलेंगे हम लोगों को। न्यूटन पर कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है, ml t के पावर -3 a के पावर -1। ये दोनों पूछ चुका है एग्जाम में। ml t के पावर -3 a के पावर -1, एक ml t के पावर -3 a के पावर -1। विद्युत क्षेत्र तीव्रता ml t के पावर -3 a के पावर -1 होता है, आप याद कर लीजिएगा विद्युत क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। विद्युत विभव क्या है, इसके मात्रक को लिखें। विद्युत विभव क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जैसे मान लो दो बिंदु हैं, दो बिंदु, एक अनंत है, एक क्या है भैया, अनंत, एक अनंत है, एक प्लस आवेश है Q। अब धन आवेश है। अब इस धन आवेश को अनंत से इस बिंदु तक, अनंत से बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है, जो कार्य लगता है, जिसे उसे क्या कहते हैं, जो कार्य लगता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है, बहुत आसान है। एकांक आवेश को
अनंत से किसी बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। नॉर्मल बहुत आसान है। एकांक आवेश कह रहे हैं, कहने का मतलब आवेश नीचे होगा, यानी विद्युत विभव बराबर कार्य बटा में आवेश, देखो आवेश नीचे है, यानी V बराबर W/Q। अब विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, SI मात्रक वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम्ब होता है, जूल प्रति कूलम्ब, वोल्ट या जूल प्रति कूलम्ब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? कितना आसान क्वेश्चन है यार। अध्यारोपण का सिद्धांत इंपॉर्टेंट भी है। विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार, ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक आवेशों द्वारा किसी विशेष आवेश पर लगाए गए बल का सदिश योग उस विशेष आवेश पर लगने वाले सदिश बल के बराबर होता है। ध्यान से फिर से समझ लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक आवेशों द्वारा किसी विशेष आवेश पर लगाए गए बलों का सदिश योग उस विशेष आवेश पर लगने वाला सदिश बल के बराबर होता है। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल समझो, एक पहलवान जी हैं और कई बच्चे हैं। एक पहलवान जी है, कई बच्चे हैं, और पहलवान जी पर ये सारे बच्चे बल लगा रहे हैं। एक रस्सी से बंधे हुए हैं, सारे बच्चे उस रस्सी को खींच रहे हैं। अब पहलवान जी क्या करते हैं भैया? पहलवान जी भी खींच रहे हैं अपनी तरफ, पहलवान भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, हमारे ये बच्चे भी खींच रहे हैं, लेकिन कहीं कोई हिल डुल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारे लोगों, चारों जो बच्चे हैं, चारों बच्चे का जो बल है पहलवान जी के बल के बराबर है। सारे बच्चों का जो बल है पहलवान जी के बल के बराबर है ना जी। तो वही बातें बता रहे हैं, वही बातें यहाँ पर लिखी गई है कि दो, ये मान लो बच्चे को मान लो आवेश, ये मान लो ये एक विशेष आवेश है, ये भी पुरुष हैं, सारे बच्चे भी पुरुष हैं, हमारे पहलवान जी भी पुरुष हैं। तो ये पाँचों 1 2 3 4 पाँचों जो हैं हमारे पहलवान जी को लेकर के सारे बच्चे हैं। तो इस सारे को मान लेते हैं आवेश, इसको हम पहलवान जी को मान लेते हैं विशेष आवेश। तो इन दो या दो से अधिक आवेशों द्वारा किसी विशेष आवेश पर लगाए गए बलों का योग जो होता है, ये जो विशेष आवेश के बलों के बराबर होता है, विशेष आवेश के बल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, यहाँ पर लिखवाए एग्जाम्पल नीचे फिगर में दे दिए हैं एक छोटा सा, कि हमारा F1 है, F2 है, F3, 3 बल हैं। तीनों बल जो हैं ये Q पर लगा रहे हैं ना जी, बल लगा रहे हैं। तो F1 F2 F3 का योग एक बड़े वाले बल के बराबर होगा और तो उसे विशेष अध्यारोपण सिद्धांत कहा जाएगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक आवेशों द्वारा किसी विशेष आवेश पर लगाए गए बलों का सदिश योग विशेष आवेश पर लगने वाले सदिश बल के बराबर होता है, जिसे विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत कहा जाता है। इससे कहीं आसान मिलने वाला है या नहीं डिफिनेशन, बहुत आसान डिफिनेशन है। देखो क्या है, बच्चे वाले बात समझे, बच्चे का बल 4-5 को बच्चे का बल पहलवान जी के बल के बराबर है, यानी कि पहलवान जी हमारे विशेष आवेश हो गए, अब बच्चे हमारे आवेश हो गए। तो दो या दो से अधिक आवेशों द्वारा किसी विशेष आवेश पर लगाए गए बलों का सदिश योग उस विशेष आवेश पर लगने वाले सदिश बल के बराबर होता है, यानी बच्चे का बलों का योग हमारे विशेष आवेश के सदिश बल के बराबर होता है, जिसे विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात एफ वेक्टर बराबर F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, जितने भी वेक्टर होंगे सबको जोड़ दिया जाएगा। दो या दो से अधिक आवेशों द्वारा किसी विशेष आवेश पर लगाए गए बलों का सदिश योग उस विशेष आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है।
तो बच्चे यह वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आगे के वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। हम हर बार वीडियो डालते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।